दो लंबवत रेखाओं का होना क्या होता है, आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। और इन्हीं दो रेखाओं के द्वारा हम उस तल में स्थित बिंदु का पता लगाते हैं। अब अगर इस तल में स्थित बिंदु का यदि हमें पता लगाना है, तब हम क्या करते हैं, इससे ऐसे इस पे लंब डाल देते हैं और इस पे लंब डाल देते हैं, और ये डिस्टेंस यदि हमारा x है, ये डिस्टेंस यदि y है, तो इसका नाम हो जाता है x, y। अब आइए, तो हमें यह जरूरत होता है कि किसी भी बिंदु P का मान लेते हैं हमें पता लगाना है, तो हमें एक दो लंबवत रेखाएं चाहिए। तो इन दोनों लंबवत रेखाओं के द्वारा हम किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति का जो पता लगाते हैं वह दो लंबवत रेखाओं के द्वारा पता लगाया जाता है। अतः इस पद्धति को समकोणीय या समकोणिक कार्तीय नियामक पद्धति, कहने का मतलब रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। यानी समकोणीय कार्तीय नियामक पद्धति किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है, और उन दोनों लंबवत रेखाओं के द्वारा जो हम बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं उस पद्धति को समकोणीय कार्तीय नियामक पद्धति, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्लियर? इसके बाद देखते हैं कि अगर यह दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंबवत ना हो, तब इसे, यदि वह रेखाएं लंबवत ना हो तब इस पद्धति को तिर्यक नियमाक्ष ऑब्लिक एक्सिस, क्लियर, यानी एक ऐसी पद्धति जिसमें हम दो लंबवत रेखाओं के द्वारा बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं उसे समकोणीय कार्तीय नियामक पद्धति कहा जाता है, और जब ये रेखाएं लंबवत ना हो तब उसे तिर्यक नियमाक्ष ऑब्लिक एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तल में स्थित किसी वृत्त रेखाएं चाहिए, दो लंबवत रेखाएं चाहिए होती है। चलिए, इन रेखाओं में यह जो क्षैतिज रेखा होती है और यह उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, यानी जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, उनमें एक रेखा जो हमारा पृथ्वी तल के समांतर होती है उसको कहते हैं क्षैतिज, और जो पृथ्वी तल पर लंबवत होती है उसे कहते हैं उदग्र रेखा। इन दोनों रेखाओं में से प्रत्येक को अक्ष या नियमाक्ष कहते हैं। मतलब होता है इसका भी नाम हम लोग देंगे अक्ष और इसका भी नाम देंगे अक्ष। इसका भी अक्ष बोलते हैं या इसी को नियमाक्ष बोलते हैं, और इसी को भी बोल सकते हैं नियमाक्ष। यानी मतलब हुआ कि जिन दो लंबवत रेखाओं के द्वारा किसी तल में बिंदु की स्थिति का पता लगाया जाता है, उन दोनों रेखाओं में से प्रत्येक रेखा को अक्ष या नियमाक्ष कहते हैं। लेकिन इनमें से जो रेखा क्षैतिज होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, और
जो रेखा उदग्र होती है उसे बोलते हैं वाय अक्ष। मतलब हुआ कि तल में स्थित किसी बिंदु का पता लगाने के लिए, तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए हमें दो रेखाएं चाहिए होगी, एक क्षैतिज रेखा और एक उदग्र रेखा। इन दोनों रेखाओं को अक्ष या नियमाक्ष कहते हैं। लेकिन इन अक्ष या नियमाक्ष में जब हम अलग अलग पहचान करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो रेखा क्षैतिज होती है उसे एक्स अक्ष कहा जाता है, और जो रेखा ऊर्ध्वाधर होती है, उदग्र होती है, वह रेखा वाय अक्ष कहलाती है। अब यह क्षैतिज रेखा क्या होती है? तो हम कहते हैं कि पृथ्वी तल के समांतर पृथ्वी तल के जो समांतर रेखा होती है उसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, और पृथ्वी तल पर जो लंबवत होती है, पृथ्वी तल पर जो लंबवत होती है उसे कहते हैं हम लोग उदग्र रेखा। यानी क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर होती है जिसे हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और उदग्र रेखा जो पृथ्वी तल पर लंबवत होती है जिसे हम लोग वाय अक्ष के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं कि इसे हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं। यह मान लेते हैं हमारा एक्स है, यह हमारा ओ है, और यह हमारा एक्स डैश, यह हमारा y है, ये O है, और ये हमारा y डैश। यानी यदि हम चित्र में बात करें, एक्स ओ एक्स डैश हमारा क्षैतिज रेखा है, और y ओ y डैश ऊर्ध्वाधर रेखा या उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन। और इन्हीं क्षैतिज रेखा को हम नाम देते हैं एक्स अक्ष, और इस उदग्र रेखा को नाम देते हैं हम लोग वाय अक्ष। कोई दिक्कत? मूल बिंदु, हमारा मूल बिंदु किसे कहते हैं? ऑरिजिन। मूल बिंदु का डेफिनेशन देते हैं कि दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। मतलब हो गया कि यह अक्ष है और ये हमारा अक्ष, जिसमें इसे हम नाम देते हैं एक्स अक्ष और इसे नाम देते हैं वाय। हम यह देखते हैं कि एक्स अक्ष और हमारा वाय अक्ष एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसे ही हम नाम देते हैं मूल बिंदु। मतलब होता है कि चित्र में बिंदु O मूल बिंदु, और चूंकि इस पोजीशन पर x नियामक भी 0 होता है और y भी क्या होता है? 0 होता है। यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहीं से हम किसी भी दूरी को क्या करते हैं? तय करते हैं, x अक्ष के तरफ या y अक्ष के तरफ। तो हम यहां देख लेते हैं कि मूल बिंदु का नियामक जीरो होता है, या इसमें देखें कि मूल बिंदु क्या है?
तो मूल बिंदु निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। चलिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ मूल बिंदु को देख रहे हैं। मूल बिंदु के बारे में जानेंगे। दोनों अक्ष मतलब एक हमारा एक्स अक्ष और एक हमारा वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष और एक वाई, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यह रेखा और यह रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, मूल बिंदु देते हैं, जिसे सूचित किया जाता है किससे, O से। और चूंकि यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, अतः इस बिंदु का x नियामक 0 और y नियामक 0 होता है, अतः इसका नियामक जो होगा वह 0,0 होगा। यानी चित्र में यह बिंदु O जो है वह हमारा क्या है, मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। और इस मूल बिंदु के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि मूल बिंदु निर्देशांक अक्षों मतलब एक हमारा x अक्ष और दूसरा हमारा y अक्ष, उसका प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। मतलब वह दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वही उसका क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम देखते हैं कि मूल बिंदु के बारे में यह हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष। इस अक्ष को बोलेंगे एक्स अक्ष क्योंकि यह क्षैतिज है, और इस अक्ष को बोलेंगे वाई अक्ष क्योंकि यह एक ऊर्ध्वाधर है। इसके बाद हम बोलते हैं कि यह अक्ष और यह अक्ष एक दूसरे को बिंदु O पर क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी, जिसे हम नाम देते हैं क्या, मूल बिंदु। इसके बाद जानेंगे कि इसी मूल बिंदु से हम लोग x अक्ष पर दूरी तय करते हैं, y अक्ष पर दूरी को तय करते हैं। इसमें जानेंगे कि जब हम इस मूल बिंदु के, यह हमारा हो गया, जब इस मूल बिंदु के दाहिने तरफ हम जाते हैं, जब इस मूल बिंदु के दाएं तरफ हम जाते हैं तो हमारा दूरी धनात्मक होता है, पॉजिटिव हो। और जब मूल बिंदु के बाईं तरफ आते हैं तब हमारी दूरी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। फिर इस मूल बिंदु के जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह दूरी फिर से धनात्मक होती है, और जब हम इस मूल बिंदु के नीचे की ओर आते हैं तो फिर से यह दूरी हमारी, यह दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब नेगेटिव। यानी हम इससे यह निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि नंबर 1 में हम यह कह सकते हैं कि मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। इस हिसाब से अगर हम इस डिस्टेंस को एक इकाई मान ले, इतना दूर को हम एक इकाई मान ले, तो इतनी ही दूर की इस रेखा पर फिर अगली दूरी भी एक इकाई होगी, फिर इतना दूर जो होगा वो एक इकाई होगा, फिर ये एक इकाई होगी, फिर यह एक इकाई होगी। इस तरह यह आगे चलते रहेगा। फिर अगर इसी दूरी को सेम डिस्टेंस हम लेते हैं तो यह हमारा एक इकाई, फिर एक इकाई,
फिर 1 इकाई और 1 इकाई, यहां भी लेते हैं तो y इकाई होगी। लेकिन यह दूरी हम मूल बिंदु के दाएं तरफ ले रहे हैं, जिस वजह से यह धनात्मक होगी, तो यह हमारी होगी +1, यह होगी +2, +3, +4, प्लस आवश्यकता अनुसार जितनी बड़ी होगी हम यहाँ +6, 7, 8, 9, 10 लिख सकते हैं। फिर यही डिस्टेंस यह केवल दाएं तरफ थी, और उतना ही डिस्टेंस यदि हम बाएं तरफ कर रहे होते हैं तय, तब इसको यदि +1 बोलेंगे तो इसको बोलेंगे -1। फिर इतना दूरी जो दाएं तरफ +2 है, तो यह दूरी -2, -3, -4। फिर ऊपर की तरफ तय कर रहे हैं दूरी, और धनात्मक होती है, इसीलिए ऊपर की तरफ +1, +2, +3, +4, +5। फिर यही डिस्टेंस यदि हम नीचे की तरफ लेते हैं तो -1, -2, -3, -4 आगे चलते हैं। यहाँ जरूरत नहीं है कि हम प्लस लेके 1, 2 भी लिख देंगे तो भी वह काम चल रहा है। इसके बाद हम जानते हैं कि अब हम यहाँ देखेंगे चतुर्थांश को जानेंगे। अब हम जानेंगे किसको? चतुर्थांश को। अब हम इस तल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो किसी तल में स्थित बिंदु का जब हम नियामक ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले उस बिंदु से, जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा एक पॉइंट P, और इस पॉइंट का हमें एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात करना है, इस पॉइंट का हमें नियामक ज्ञात करना है। तो पॉइंट का नियामक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमारा है कि एक हम x अक्ष को खींच ले और एक y अक्ष को खींच ले, जिससे हमें मूल बिंदु प्राप्त हो जाए। अब हम देखते हैं कि इस बिंदु का यदि हमें नियामक ज्ञात करना है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस बिंदु से हम y अक्ष पर एक लंब डालते हैं। यह हमारा मान लेते हैं A है और A P है, तो यह हम क्या किए? y अक्ष पर एक लंब डाले। फिर x अक्ष पर भी हम क्या कर देते हैं? लंब डाल देते हैं। यानी मान लेते हैं कि B x जिस बिंदु का हमें नियामक ज्ञात करना होता है, उस बिंदु से y अक्ष पर लंब डाल देते हैं, और उसी बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल देते हैं। इसके बाद हम x अक्ष y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, कॉमा x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई को कॉमा के द्वारा अलग अलग कर छोटी कोष्ठ के अंदर डाल देते हैं। अब जैसे देखिए कि इससे मान लेते हैं कि हमें P का नियामक लिखना, P का नियामक। तो P का जब हम नियामक लिखते हैं तो हम सबसे पहले कैसे लिखते हैं यह देखिए। तो बिंदु P A लंब है किस पर? y अक्ष पर। तो इसकी जो दूरी होगी वह क्या होगी? AP होगी। तो हम क्या करते हैं? AP लिखते हैं और कॉमा डाल देते हैं, और इसी बिंदु से x अक्ष पर जो लंब डाली गई है, यानी PB जो है वह लंब है PB या B। दोनों अक्षों पर यानी y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई AP है और x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई BP है। इन दोनों को कॉमा के द्वारा अलग अलग कर छोटी कोष्ठ के अंदर डालकर इसका नियामक लिखा जाता है। अब इसी को हम दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, AP का मतलब क्या होगा? OB होगा, क्योंकि यह क्या बन जाता है? हमारा आयत बन जाता है। तो AP के इक्वल क्या होगा? OB होगा, कॉमा BP के इक्वल क्या होगा? OA होगा। इस तरह
P का नियामक लिखने के लिए हम P पर से y अक्ष पर लंब डालते हैं और x अक्ष पर लंब डालते हैं। y अक्ष के पर डाले गए लंब की लंबाई और x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई को कॉमा के द्वारा अलग अलग कर छोटी कोष्ठ के अंदर लिख देते हैं। कॉमा डाल के VP लिखे और छोटी कोष्ठ के अंदर बंद कर दिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि यह बिंदु P से x अक्ष पर जो लंब डालते हैं वह जितनी दूरी पर जहां प्रतिच्छेद करती है, मूल बिंदु से x अक्ष पर उसकी डिस्टेंस उसको लिख देते हैं और y अक्ष पर जो लंब डालते हैं मूल बिंदु से उस बिंदु तक के बीच की डिस्टेंस OA को लिख देते हैं। इस हिसाब से हमारा क्या निकल जाता है, P का किसी बिंदु का नियामक निकल जाता है। और हम जानते हैं कि नियामक का जो चिन्ह होता है, नियामक को जो लिखने का चिन्ह होता है वह इस तरह से होता है, ट्रिपल 3 ठो लाइन। चलिए, यानी अब यदि हम इसे चित्र में देखें, चित्र से यदि P का नियामक पूछा जाए, अब इसका मतलब क्या समझेंगे, नियामक। P का नियामक पूछा जाए तब हम यहां देखते हैं कि P से जो लंब डाले हम लोग y अक्ष पर वह क्या है, AP है और यह AP बराबर है OB के और OB की डिस्टेंस मूल बिंदु से B तक कितना है, 3 है, कॉमा, और इसी की डिस्टेंस जो x अक्ष पर लंब डालते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है वह कितनी है, 4 है। तो इस हिसाब से दोनों को लिख देंगे, कॉमा के द्वारा अलग कर छोटी कोष्ठ के अंदर डाल देंगे, तब हम उस बिंदु का क्या लिख देते हैं, नियामक लिख देते हैं। यानी किसी बिंदु का नियामक लिखने के लिए हमें सबसे पहले उस बिंदु से होकर y अक्ष पर लंब डालनी पड़ेगी और उस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालनी पड़ेगी। y अक्ष पर की लंबात्मक दूरी को हम लिख करके फिर कॉमा दे करके x अक्ष पर डाले गए लंब को लिख करके दोनों को कॉमा के द्वारा अलग अलग कर छोटी कोष्ठ के अंदर रख करके हम किसी बिंदु की नियामक को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिंदु का यदि हम नियामक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उसे y अक्ष पे लंब डालते हैं और x अक्ष पे लंब डालते हैं। तो यहाँ गौर कीजिए कि y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो y अक्ष पर डाला गया लंब कौन सा है, PA, और यह किसके बराबर है, OB, और OB जो है वह कहाँ लिखा हुआ है, x के तरफ। इसमें से पहला वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं x नियामक। यानी कि यहाँ हम देखेंगे कि P का नियामक क्या रखा गया, क्या लिखा गया, P का नियामक OB, OA। OB का मतलब हुआ बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई OB कहे या AP कहे, और यही हमारा कौन नियामक होता है, x अक्ष पर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं x नियामक। और इस OA को, OA क्या है, OA यानी बिंदु P से x अक्ष पर, बिंदु P से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई PB कहें या OA कहें, और यह किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है, तो इसको बोला जाता है y नियामक। ठीक है, यानी इस हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि y नियामक जो होती है, यानी किसी बिंदु से y अक्ष पर किसी बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई को, y अक्ष पर डाला गया लंब है, AP है, OB है, OB को कौन नियामक बोलते हैं, x नियामक को x नियामक कहा जाता है। और यह डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई को कौन सा नियामक बोलते हैं, तो x नियामक कहते हैं। यही दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं किसी बिंदु की से, किसी बिंदु से x अक्ष पर
डाले गए लंब की लंबाई को y नियामक कहा जाता है। क्यों? हम समझ गए कि OB हमारा x नियामक है और OB है क्या, तो y अक्ष पर डाले OB क्या है, OB का वैल्यू AP के बराबर है और AP मतलब बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब, यानी बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब, बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, x नियामक। और इसी बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई को हम क्या नाम दे देते हैं, y नियामक। यानी y अक्ष पर की दूरी x नियामक होगी और x अक्ष पर की दूरी y नियामक होगी। अब यह जानेंगे कि जिसे हम x नियामक कहते हैं उसी का दूसरा नाम भुज होता है, यानी x नियामक को हम लोग भुज कहते हैं और y नियामक को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, यानी किसी बिंदु के निर्देशांक में x नियामक को भुज कहते हैं और y नियामक को कोटि कहते हैं। मतलब हुआ कि यदि p का नियामक हमें प्राप्त हो गया है, ये 3 है, 3 और ये है 4, 3,4 में 3 जो होगा वह हमारा x नियामक होगा, भुज होगा। यह 3 हमारा x नियामक होगा, भुज होगा और यह 4 हमारा y नियामक होगा या कोटि कह लें। यानी x नियामक को ही हम लोग भुज कहते हैं और y नियामक को ही हम लोग कोटि कहते हैं। अब हम लोग चतुर्थांश को जानते हैं। चतुर्थांश अंग्रेजी होता है क्वाड्रेंट। इसके बारे में जानेंगे कि कार्तीय तल में दो परस्पर लंबवत रेखाओं के द्वारा तल 4 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। यानी हुआ कि इस कार्तीय तल मतलब ज्यामिति के अंतर्गत जो चीजें हमारी समतल होती है वही नियामक ज्यामिति के अंतर्गत कार्तीय तल होती है। इसमें जानेंगे कि कार्तीय तल में दो परस और एक रेखा मान लेते हैं इस, जिसमें इसलिए क्षैतिज है तो x अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर है तो y अक्ष। इन दोनों रेखाओं के द्वारा तल 4 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। मतलब एक भाग हमारा ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ये चारों के चारों भाग जो हैं सो परस्पर बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इसे भी हम नाम देते हैं चतुर्थांश, इसे भी नाम देते हैं चतुर्थांश और इसे भी नाम देते हैं चतुर्थांश और ये चौथे भाग को भी नाम देते हैं चतुर्थांश। इस तरह हम देखते हैं कि कुल कितने चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है। तो यह कह सकते हैं कि कुल 4 चतुर्थांश है, जिसमें पहले को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश और तीसरे को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और चौथे को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यानी इन दोनों परस्पर लंबवत रेखाओं के द्वारा यह तल हमारा 4 भागों में विभक्त हो गया। प्रत्येक भाग को हम क्या बोल दिए, चतुर्थांश बोल दिए। टोटल कितने चतुर्थांश हो गए, 4, जिनमें अगर हम देखें तो एक को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी
चतुर्थांश प्रथम है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा, कौन कैसे है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो चतुर्थांश की जो गिनती होती है वह घड़ी के विपरीत दिशा में की जाती है। इस तरह से चतुर्थांश की गिनती की जाती है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और इसके बाद जो ऐसे रोटेट करते जाएगा तो इसकी गिनती होती जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसका नाम देंगे तृतीय चतुर्थांश और इसका नाम देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि चतुर्थांश हो गया चार तरह के, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है। यानी इस वाले भाग को का नाम होगा प्रथम चतुर्थांश, इस वाले भाग का नाम होगा द्वितीय चतुर्थांश, इस वाले भाग का नाम होगा तृतीय चतुर्थांश और इस वाले भाग का नाम होगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब इन्हीं चतुर्थांश में हम उनके पोजीशन को जानेंगे कि कोई बिंदु अगर यहाँ होगी तब उसका नेचर किस तरह का होगा, अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगी तब उसका नेचर किस तरह का होगा, अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगी तब उसका नेचर किस तरह का होगा, और अगर वह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में होगा तब उसका नेचर किस तरह का होगा। क्लियर है। तो अब हम यही जानने की कोशिश करते हैं। यानी अब हम यहाँ जानते हैं कि कोई बिंदु अगर इस प्रथम चतुर्थांश में होगा तो उसकी नेचर किस तरह की होगी, अगर वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है तब उसकी नेचर किस तरह की है, अगर वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगी तब वह किस तरह का नेचर होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में किस तरह का नेचर होगा। यानी हम यह बिंदु देख करके बता देंगे कि वह किस चतुर्थांश में स्थित है। चलिए देखते हैं। तो हम प्रथम चतुर्थांश के लिए यह याद दिमाग में रखते हैं याद कि अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो उसका जो भुज होगा वह भी धनात्मक होगा और कोटि भी धनात्मक होगा। और भुज का मतलब एक्स नियामक, और कोटि का मतलब वाई नियामक। यानी यदि दिए हुए किसी बिंदु का एक्स नियामक भी धनात्मक है और वाई नियामक भी धनात्मक है तब वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा, और यदि किसी बिंदु का एक्स नियामक या भुज की बात करें यह ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और वाई नियामक मतलब कोटि अगर धनात्मक है तो वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में हो। और तृतीय चतुर्थांश की यदि बात करें तो यदि उसके एक्स नियामक यानी कि भुज भी नेगेटिव है और वाई नियामक यानी कि कोटि यह भी नेगेटिव है तो वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। और चतुर्थ चतुर्थांश के लिए देखें तो यदि उसका एक्स नियामक मतलब भुज धनात्मक है और वाई नियामक मतलब कोटि ऋणात्मक है तो वह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है। यानी यदि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तब उसका एक्स नियामक मतलब भुज भी धनात्मक होगा, वाई नियामक मतलब कोटि भी धनात्मक होगा। अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है तो उसका एक्स नियामक ऋणात्मक और वाई नियामक धनात्मक होगा। और कोई बिंदु अगर तृतीय चतुर्थांश में है तो उसका एक्स नियामक ऋणात्मक और वाई नियामक भी ऋणात्मक होगा। और कोई बिंदु यदि चतुर्थ चतुर्थांश में है तो उसका एक्स नियामक धनात्मक और वाई नियामक ऋणात्मक होगा। अब यदि किसी बिंदु का यहाँ पे हम ज्ञात करें कि यह बिंदु होगा तो यहाँ कैसे दिखाई देंगे, तो हम यह कह सकते हैं कि पहले तो एक्स नियामक होती है और एक्स नियामक क्या है धनात्मक, और फिर होती है वाई नियामक और वाई नियामक भी क्या है धनात्मक।
यानी अगर कोई बिंदु प्लस प्लस वाला हो, x नियामक में भी प्लस हो और y नियामक में भी प्लस हो, तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होती है। और इसमें यदि बात करें तो x नियामक इसका क्या है, ऋणात्मक है, और y नियामक क्या है, धनात्मक। तो माइनस और प्लस वाली बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगी। और जब इसमें यदि हम बात करें तो x नियामक हमारा ऋणात्मक है और y नियामक भी हमारा ऋणात्मक है, यानी माइनस माइनस वाली बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगी। और यहाँ हम देखें तो x नियामक प्लस है और y नियामक माइनस है, यानी प्लस माइनस वाली बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में। क्लियर है? अब हम यहाँ देखते हैं कि या तो प्लस प्लस वाली बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगी, या प्रथम चतुर्थांश का बिंदु का जो नेचर होगी वह प्लस प्लस वाली होगी। या तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु का नेचर माइनस प्लस वाला होगा, या माइनस प्लस वाली बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगी। या तो तृतीय चतुर्थांश वाले बिंदु का नेचर माइनस माइनस वाला होगा, या माइनस माइनस वाला बिंदु निश्चित तौर पर तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगी। या तो चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस वाला बिंदु होगा, या प्लस और माइनस वाला बिंदु निश्चित तौर पर चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होंगे। जैसे हम इस पे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, एग्जांपल्स में देखेंगे कि अगर कोई बिंदु, जैसे मान लेते हैं कि 2,3 यह बिंदु किस चतुर्थांश में, तो इसमें भुज क्या है, 2, और कोटि क्या है, 3, और यह 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव, और 3 भी पॉजिटिव, यानी इस तरह प्लस प्लस वाला युग्म बन रहा है। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। हम कह सकते हैं कि 2,3 हमारा किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। इस तरह हम अनेक बिंदुओं को, जैसे -3,2 की बात करें तो माइनस x भुज क्या है, माइनस है, तो भुज माइनस और कोटि क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में है। मतलब हुआ कि प्रथम चतुर्थांश में जैसे मान लेते हैं 4,5 वाले बिंदु होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में -4,5 वाले बिंदु होंगे, तृतीय चतुर्थांश में -4,-5 वाले बिंदु होंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश में 4,-5 वाले बिंदु होंगे। यानी अगर भुज प्लस है कोटि भी प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, भुज माइनस है कोटि प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश, भुज माइनस है कोटि भी माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश, और भुज प्लस है और कोटि माइनस है तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि वह चतुर्थांश में, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश में है। उसके बाद देखते हैं कि वह उस अक्ष पर होगा तब उस बिंदु का नेचर कैसा होगा। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा है एक्स अक्ष और ये हमारा है और ये है। तो हम यहां जानेंगे कि यदि किसी बिंदु का के y नियामक मतलब कोटि 0 हो तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। जैसे देखते हैं कि यह x अक्ष है तो इस पर जो भी बिंदु होंगे 1,0, 2,0 या -1,0, 2,0, -2,0 जो भी बिंदु होंगी उनका y नियामक कोटि क्या होगा, 0 होगा। और यदि कोटि 0 है तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। और यही हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा फिर से नियमाक्ष है, इसमें यह हमारा x अक्ष है और ये हमारा y। अब हम यहां पढ़ेंगे कि यदि किसी बिंदु के x नियामक कहने का मतलब भुज
शून्य हो तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। मतलब हो गया कि y अक्ष पर जितने भी बिंदुएं होंगी उनका नियामक जो होगा वह x नियामक हमारा 0। और यदि x नियामक 0 है मतलब भुज शून्य है तो वह बिंदु y अक्ष पर होगा, और यदि y नियामक मतलब कोटि 0 है तो वह बिंदु x अक्ष पर होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2,0 कहाँ पे होंगे, तो चूंकि इसका देखिए यह x y नियामक क्या है, शून्य है, y नियामक शून्य है, तो यह किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। और यदि हम 0,2 की बात करें तो यह देखिए x नियामक 0 है तो यह किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। और यदि बात करें 2,2 की तो यह दोनों प्लस प्लस है तो यह प्रथम चतुर्थांश में होंगे। और यदि -2,2 है तो यह माइनस प्लस वाली बात है, तो इसीलिए यह द्वितीय चतुर्थांश में होगी। और यदि हम -2 और -2 की बात करें तो यह माइनस माइनस है, जिसमें भुज भी माइनस है और कोटि भी माइनस है, इसीलिए यह तृतीय चतुर्थांश में होगी। और यदि 2,-2 की बात करें जिसमें भुज प्लस और कोटि माइनस है तो यह हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में है। मतलब हो गया कि किसी भी बिंदु की यदि हम पता करें कि वह बिंदु कहाँ स्थित है तो हम यह कह सकते हैं कि वह बिंदु का अगर y नियामक शून्य होगा तो x अक्ष पर होगा, x नियामक शून्य होगा तो y अक्ष पर होगा। अगर दोनों भुज और कोटि दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर भुज ऋणात्मक है कोटि धनात्मक है तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर भुज ऋणात्मक है कोटि भी ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश में होंगे। और यदि भुज धनात्मक है कोटि ऋणात्मक है तो चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। और हम यह बात जानते ही थे कि 0 और 0 जो होता है वह हमारा मूल बिंदु है। तो इस तरह हम इन बातों को ध्यान में रख करके किसी नियामक ज्यामिति के अंतर्गत वह बिंदु किस जगह पर स्थित है, उस कार्तीय तल में किस जगह पर स्थित है, उसकी खास पोजीशन को, लोकेशन को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हे वीणावादिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती।